स्क्रीनवर टीचर दिसते, तेच सुंदर दिसत नाहीये. सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत दिए जाने वाले राज्य स्तरीय ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं हूँ आपकी सावित्री टीचर और मैं आदर्श नगर हिंदी शाला में शिक्षिका के रूप पर कार्यरत हूँ और यह शाला जी दक्षिण विभाग के अंतर्गत आती है। बच्चों, आज हमारी तासिका है हिंदी, तो तासिका की शुरुआत हम आज की हमारी और हमारा घटक है व्याकरण और उपघटक है शब्दभेद। तो बच्चों, हमारे तासिका की शुरुआत हम आज के सुविचार से करते हैं। हाँ, तो आज का सुविचार पढ़ो बच्चों। समय और शिक्षा का सही योजना देता है, सफल बना देता है। हाँ, और ये सुविचार किसने लिखा है? इसके बाजू में देखो, आपको अब्दुल कलाम। दिखाई दे रहा है। अब्दुल कलाम। हाँ, तो इसका बता सकता है बेटा? एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ बेटा, इसका अर्थ कोई बता सकता है? समय और शिक्षा का सही उपयोगी व्यक्ति को सफल बना देता है। इसका अर्थ है बच्चों कि यदि हम अपने समय का योग्य तरीके से उपयोग करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। उसी प्रकार हम शिक्षा में समय का उपयोग अच्छी तरह से करेंगे तो हम सफल अवश्य होंगे। और बच्चों, आज की तारीख है हमारी 20 अक्टूबर और आज का दिन विशेष है 1969 में इसी दिन अकोला में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। देखो, यह चित्र दिखाई दे रहा है आपको, यह एक कृषि विश्वविद्यालय है। इसमें कृषि के बारे में जो कोर्सेस होते हैं वह पढ़ाए जाते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हम देखेंगे, देखो हमारा घटक है व्याकरण। बच्चों, आपको 5वीं कक्षा से ही यह जो व्याकरण है वह पढ़ाया जाता है और मुझे आशा है कि आपने शब्दों के भेद जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनका अभ्यास किया होगा। किया है कि नहीं? हाँ, आपको पता है ना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया? किंवा तुम्ही मराठीमध्ये पण शिकले असणार, जसं त्याला नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद म्हणतात। मराठीमध्ये पण असेल ना? हाँ, हाँ, तो जो आपको मराठी में है बच्चों वही आपको हिंदी में ही है, वही है, सिर्फ थोड़ा नाम जो है वो बदल चुका है। तो छात्रों, आज हम बात करेंगे व्याकरण की। व्याकरण है हमारा जो टॉपिक है आज का, व्याकरण। तो बच्चों, व्याकरण यह एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। और किसी भी भाषा के लिखने बोलने के लिए कुछ नियम होते हैं, तो उन्हें जानना अति आवश्यक होता है। तो बच्चों, इसीलिए हमें व्याकरण पढ़ना आवश्यक होता है। तो आज का जो हमारा घटक है वह है शब्दभेद। स्क्रीन पर आपको दिखाई दिया होगा, शब्दभेद है। और यह शब्दभेद है जो बहुत बड़ा घटक है, पर आज हम सिर्फ उसके 4 प्रकार देखने वाले हैं। तो भेद अर्थात क्या होता है? तो भेद अर्थात होता है प्रकार। भेद म्हणजे भेदभाव नाही, भेद म्हणजे इथे हिंदीमध्ये भेद म्हणजे भेद का अर्थ होता है प्रकार। तो बच्चों, शब्दों का जो उपयोग है वह हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे किसी शब्द का उपयोग नाम के लिए किया जाता है, किसी शब्द का उपयोग सर्वनाम के लिए किया जाता है, तो किसी शब्द का उपयोग वाक्य का पूर्ति होने के लिए किया जाता है। तो हम आज देखने वाले हैं शब्दभेद। यह बहुत बड़ा व्यापक घटक है बच्चों, पर इसके हम सिर्फ 4 घटक देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो बच्चों, शब्द के जो मुख्य 2 भेद है, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तुम्हाला माहिती आहेत का विकारी शब्द? किसी ने पढ़ा है ये नाम, सुना है किसी ने? हो टीचर।
यस। क्या होता है विकारी शब्द यानी किसी को पता है? वैसे मैं बताने ही वाली हूँ, पर फिर भी अगर किसी को याद हो तो। ओ, ठीक है ठीक है। तो शब्द के हमारे दो भेद है बच्चों, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द, जिसे सव्ययी शब्द और दूसरा अव्यय शब्द भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम विकारी शब्द यह देखेंगे। तो बच्चों विकारी शब्द मतलब क्या, यहाँ पर एक मैंने परिभाषा दी हूँ, देखो। जो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन शब्दों को विकारी शब्द बोला जाता है। यह थोड़ी सी आपको यानी व्याकरणिक भाषा होने के कारण थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, राम बात कर रहा है। तो राम, राम जो है वह क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। आपने लास्ट वाले जो लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा था ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। हाँ हाँ, टीचर। तो राम है बच्चों, पुल्लिंग है। अगर समझो इस राम को मैंने बदल दिया, उसमें परिवर्तन ला ले, जैसे राम की जगह पर स्त्रीलिंग कर दिया सीता, तो देखो इस वाक्य में चेंज बदल हो रहा है ना आपको। देखो जैसे राम बात कर रहा है, तो उसके स्थान पर यदि मैंने सीता डाल दी तो सीता बात कर रही है। ऐसा लग रहा है ना आपको, परिवर्तन हो रहा है उसमें। हाँ 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 उसी टीचर। प्रकार, तो देखो इसमें लिखा है जो शब्द लिंग में परिवर्तन, तो ये लिंग का देखा हम लोगों ने। अभी वचन, वचन का देखेंगे। देखो यहाँ पर लड़का खेल रहा है, इसमें है लड़का, एक वचन है। और लड़के खेल रहे हैं, इसमें बहुवचन अगर कर दिया तो इसमें भी जो वाक्य है वो परिवर्तन हो रहा है। तो यही है बच्चों, इसी को विकारी शब्द कहा जाता है। जिस शब्द में लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन शब्दों को विकारी शब्द बोला जाता है। अभी दूसरा देखेंगे, विकारी शब्द के भेद। तो विकारी शब्द के भेद है, एक संज्ञा है पहला, फिर सर्वनाम है, तीसरा विशेषण है और क्रिया है। तो इन चारों को हम आज विस्तृत रूप से देखने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं, और इनके प्रकार भी देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखो बच्चों, अभी देखेंगे अविकारी शब्द मतलब क्या। तो अविकारी शब्द, विकारी शब्द के विपरीत यानी अविकारी शब्द। तो यहाँ पर लिखा है परिभाषा, जो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते उन शब्दों को अविकारी शब्द बोला जाता है। जैसे इसमें देखो उदाहरण के तौर पर देखेंगे, राम और लक्ष्मण उपवन में गए। तो यह और जो शब्द है इसमें अगर हम पुल्लिंग में करेंगे, जैसे राम, राम का पुल्लिंग सीता करेंगे और लक्ष्मण का, सॉरी, राम का स्त्रीलिंग सीता करेंगे और लक्ष्मण का स्त्रीलिंग गीता करेंगे, तो उसमें कोई भी बदल नहीं हो रहा है। जैसे राम और लक्ष्मण उपवन में गए, सीता और गीता उपवन में गए, तो और इस शब्द में कोई बदल हो रहा है बच्चों? नहीं। नहीं, यह जैसे कि वैसे ही है। तो इसी को हम अविकारी शब्द कहा जाता है। तो इतना ध्यान में रखिए कि विकारी शब्द यानी चेंज होते हैं, बदल होते हैं, और अविकारी शब्द उसमें बदल नहीं होते हैं। तो आगे देखते हुए हम अविकारी शब्द के भेद देखेंगे। इसको आज हम नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ मैं इसका नाम बताने वाली हूँ। तो अविकारी शब्द के चार भेद हैं। एक है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध सूचक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ये हम अगली तासिका में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ आज मैंने इसका आपको नाम बताया है। तो सबसे पहले हम संज्ञा देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों, संज्ञा। संज्ञा नाम से कुछ पता चलता है आपको, क्या होगा ये संज्ञा? नाम। क्या होता है बेटा संज्ञा? संज्ञा मतलब नाम। हम्म, नाम। नाम। नाम संज्ञा नाम, मतलब नाम नाम। वेरी गुड वेरी गुड, नाम। जसं मराठीमध्ये आपण नाम बोलतो ना त्याला, तर तेच हिंदीमध्ये त्याला संज्ञा बोलतात। तर आता बघूया संज्ञा मतलब क्या। अभी संज्ञा की परिभाषा इसमें दिया है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थल के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, किताब, मुंबई। तो अभी बच्चों देखो संज्ञा, संज्ञा यानी किसी भी, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थल का नाम हो, किसी का भी नाम हो, फूलों का नाम हो, पौधों का नाम हो, पर्वतों के नाम हो, किसी भी जाति का नाम हो, स्थान का नाम हो,
भाव का नाम हो, किसी के भी समूह, प्राणी, नदियों के किसी के भी नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहते हैं। हाँ, तो अभी संज्ञा के प्रकार देखेंगे। संज्ञा के प्रकार है, पहला है व्यक्तिवाचक। पढ़ो बेटा ये संज्ञा के प्रकार। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। बहुत ही अच्छा बेटा। अभी ये जो संज्ञा के प्रकार है, हम इसको एक एक करके देखने वाले हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। एकदम सरल है यह, सिर्फ आपको नाम से ही समझ में आएगा कि ये इसका जो प्रकार है उसका मतलब क्या होता है। अभी देखो बच्चों, यह है, पहला देखेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति का नाम, विशेष व्यक्ति का नाम, वस्तु या स्थल का बारे में जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थल के बारे में पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, रामायण ग्रंथ, हिमालय पर्वत, इसमें व्यक्तियों के नाम बहुत सारे दिए हैं, नगरों के नाम दिए। अभी देखो बच्चों, जैसे मैं अगर बोलूंगी कि महात्मा गांधी, तो आपके सामने कोई और व्यक्ति आएगा क्या? नहीं टीचर, आएगा ना, सिर्फ महात्मा गांधी ही सामने दिखेगा, तो वो एक उसका विशेष नाम हो गया, तो उसी को बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अभी किसी को कहेंगे कि जैसे मैं हूँ सावित्री, तो अगर आपको बोलूंगी कि मैं सावित्री टीचर हूँ तो मैं ही दिखूंगी ना, आपको कोई और दिखेगा? नहीं मेरा ही नाम है, वो मेरा ही नाम है, तो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके क्लास में जैसे समझो ईशा है, तो ईशा बोलेंगे तो आपको वही ईशा दिखेगी ना, आपके क्लास वाली, कि कोई और ईशा दिखेगी? जैसे पहचान में भी होंगे आपके बहुत सारे ईशा, पर जैसे हम जिसे जानते हैं तो वही व्यक्ति दिखता है, तो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती है। जैसे हम कहेंगे, जैसे हम दुकान में जाते हैं, दुकान में जाएंगे तो बोलेंगे कि हम मुझे रामायण ग्रंथ चाहिए, तो दुकानदार कंफ्यूज हो जाएगा क्या कि नहीं इसको कौन सा ग्रंथ देना है? कंफ्यूज होगा बेटा? नहीं पता है कि हमें विशेष एक ही होता है रामायण ग्रंथ, तो वो रामायण ग्रंथ ही हमें देना है, तो उसे से हम पता, जैसे हिमालय पर्वत अगर कहेंगे तो हिमालय पर्वत एक ही है ना, एक ही है कि नहीं? हाँ टीचर। तो वही है, यह उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थल के बारे में पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी देखेंगे जातिवाचक। जाति से ही हमें पता, जाति यानी इधर कास्ट वगैरह नहीं है, वर्ग होता है इसमें, तो जिस संज्ञा से किसी जाति वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर, लड़का, पेड़। अभी बच्चों देखो, अगर मैं बोलूंगी शहर, तो आपको बहुत सारे शहर याद आएंगे कि नहीं? हाँ आएंगे। हाँ शहर, टीचर। मुंबई याद आएगा, सोलापुर, कोल्हापुर, सातारा, ऐसे याद आएंगे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक शहर है, नहीं ना। जैसे अभी मैं बोलूंगी लड़का, तो लड़का बोलूंगी तो बहुत सारे लड़के दिखाई देंगे कि नहीं तुम्हें? हाँ हाँ, जैसे बहुत सारे रमेश होगा, सुरेश होगा, सचिन होगा, ऐसे बहुत सारे लड़के आपके सामने दिखाई देंगे, तो ये पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे शहर एक जाति है, समझो, शहर यानी बहुत सारे शहर, लड़का यानी कोई भी लड़का हो सकता है, कितने सारे लड़के हैं, तो सारे लड़के का बोध यह कराता है। अभी अगर यदि हम पेड़ बोलेंगे, तो पेड़ में नीम का पेड़ आ सकता है, तुलसी का पेड़ आ सकता है, कोई भी पेड़ आ सकता है। आम का पेड़। हाँ, तो ये किसी विशेष व्यक्ति का या फिर अ, वस्तु का ज्ञान करा रहे हैं क्या? विशेष नहीं व्यक्ति का नहीं, तो ये पूरी जाति का ज्ञान करा रहे हैं। जैसे फल हो गया, तो फल में बहुत सारे फल आ सकते हैं। जैसे प्राणी हो गए तो बहुत सारे प्राणी आ सकते हैं, तो उसे ही कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। अभी देखो बच्चों, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जो है उसमें, अभी भाव से ही हमें पता चलता है। भाव यानी क्या होता है? भावना। क्या होती है भाव यानी? भावना। हमारी भावना। जो फीलिंग्स होती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा से भावनाओं का पता चलता है उस संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊंचाई, बचपन, स्वतंत्रता, ठंडक, ये सब क्या है? हमारी भावनाएं हैं। उसके बाद देखेंगे हम
द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब होता है कोई भी धातु या फिर अनाज वगैरह, कोई भी वस्तु जो होती है उसे द्रव्य कहा जाता है। कोई भी द्रव्य पदार्थ, स्थायु पदार्थ, उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो जिस संज्ञा से द्रव्य और धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया दूध, पानी, सोना, चांदी, लकड़ी, ये सब क्या है? द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैं आखिरी में आपको सबको प्रश्न पूछने वाली हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए। हाँ हाँ, अभी देखो, अभी आ गई हमारी समूहवाचक। समूह से क्या बोध होता है आपको? सेना समूह का बोध करती है। समूह का बोध यानी एक ग्रुप होता है। क्या होता है? एक ग्रुप होता है, गट होता है, उसे समूह कहते हैं। जो संज्ञा समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस संज्ञा में यानी ऐसे एक एक लोग नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे अभी अपनी ऑनलाइन तासिका चल रही है, तो उसमें एक ही है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो उसे ही संज्ञा कहा जाता है। कक्षा, जैसे सेना में बहुत सारे लोग होते हैं। कक्षा, सिर्फ एक ही बच्चा मिलकर कक्षा बनेगी क्या आपकी? नहीं नहीं, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी चाहिए। हाँ, उसके बाद भीड़। भीड़, अगर यदि कोई भी एक व्यक्ति होगा तो उसे भीड़ कहेंगे बच्चों? नहीं नहीं। अभी जैसे देखो ये अंगूर है, तो अंगूर अगर एक अंगूर रहेगा तो हम अंगूर कहेंगे, बहुत सारे अंगूर रहेंगे तो क्या कहेंगे उसे? अंगूर का गुच्छा। हाँ हाँ, तो इसी को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अभी हम विकारी शब्द का दूसरा भेद जानेंगे, वो है सर्वनाम। सर्वनाम पता है बेटा आपको? हाँ क्या होता है? क्या होता है, किसी को पता है सर्वनाम यानी क्या होता है? सर्वनाम में नाम मतलब संज्ञा के बदले में तू, ते, तू, तो, वो ऐसे होते हैं। टीचर आपका माइक बंद है। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा की जगह पर उपयोगी आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों देखो, अभी राम खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। जैसे देखो, अभी जैसे मैं हूँ, मेरा नाम सावित्री है, मैं मेरा नाम सावित्री है, सावित्री आपको हिंदी पढ़ा रही है, ऐसा अगर बोलूंगी तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं नहीं। तो इसके जगह पर अगर यदि मैं बोलती हूँ कि मेरा नाम सावित्री है और मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो यह अच्छा लगेगा ना आपको? यह सेंटेंस जो है, यह वाक्य जो है, वह यानी सुनने के लिए भी अच्छा लगता है और बोलने के लिए भी अच्छा लगता है। तो जो संज्ञा होती है, जैसे मेरा नाम है सावित्री और मैं जो है वह है संज्ञा, तो वह है सर्वनाम। तो राम की जगह पर हम उसकी पुनरावृत्ति न होने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे राम, अगर बोलेंगे कि राम खाना खा रहा है, राम गाना गा रहा है, राम इधर जा रहा है, राम उधर जा रहा है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम उसकी जगह राम, यह पुनरावृत्ति रोकने के लिए हम कहते हैं कि राम खाना खा रहा है, वह गाना गा रहा है, वह इधर जा रहा है, वह उधर जा रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो उसे कहा जाता है सर्वनाम। अभी इसके प्रकार देखेंगे। सर्वनाम के कुल भेद है 6। एकदम सिंपल है, आपको समझ में आएगा इसी के नाम से ही। तो सर्वनाम के भेद है 6। पहला है पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ये जो शब्द है उसी से आपको समझ में आता है कि इसमें क्या होगा। अभी देखो, सबसे पहले है पुरुषवाचक। तो जैसे किसी पुरुष की जगह पर, किसी व्यक्ति की जगह पर जो प्रयोग होता है, उस सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे सीता बाजार गई, तो उसकी जगह पर हम लोग वह बाजार गई, तो ये हो गया पुरुषवाचक। या फिर इधर रमेश बाजार गया, तो वह बाजार गया। किसी व्यक्ति के जगह पर जब यह प्रयोग होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है. काम करतो जैसे भात आणि तो फोडणीचा करून टाक. मसाला टाका पण मिरची नको टाकू. पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद त्यातलाच है. कांदा घे. हेलो मॅडम भाई, तुमचा माईक तुमचा माइक चालू है. हाँ, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है बच्चों. जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं, समझो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे सामने आप हो कि नहीं? ऐसा मैं समझती हूँ कि आप मेरे सामने हो. तो एक मैं पहली पुरुष हो गई, मैं प्रथम पुरुष हो गया जो मैं बात कर रही हूँ, और आप हो गए मध्यम पुरुष. अभी देखेंगे हम प्रथम पुरुष. तो व्यक्ति अपने लिए इस सर्वनाम का उपयोग करता है. जैसे मैं घर जाता हूँ, हम खाना खाते हैं, उसे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है. अभी मध्यम पुरुष, मध्यम यानी व्यक्ति सामने वाले के लिए यह सर्वनाम इस्तेमाल करता है. यानी तुम पत्र लिखो, आप यहाँ आइए. अगर कोई सामने वाला व्यक्ति होगा, जैसे मैं नाम लेती हूँ, जैसे होगा आभास, तो आभास पत्र लिखो, मेरे सामने ही हो तो बोलूंगी क्या मैं आभास पत्र लिखो? उससे अच्छा कि मैं कहूंगी तुम पत्र लिखो या फिर आप पत्र लिखिए, ऐसा मैं बोलूंगी. तो ये सामने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है. और तीसरा बेटा अन्य पुरुष. जैसे हम 2 जन संवाद कर रहे हैं और किसी और की बातें कर रहे हैं, समझो, तो उसे हम अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है. जैसे वे सभा में सो गए, वह मेरा गांव है, इसे कहते हैं अन्य पुरुष. अभी देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम. निश्चय यानी एकदम निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है. जिस सर्वनाम का उपयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है. जैसे देखो बच्चों, वह मेरी किताब है, यह मेरा घर है, यह मेरा, यानी वो निश्चित है कि यह मेरा ही घर है, किसी और का घर नहीं है, तो उसे ही हम निश्चयवाचक कहा जाता है. किसी निश्चित वस्तु, जैसे यह मेरा मोबाइल है, यह मेरी कक्षा है, ऐसा बोलेंगे तो उसे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है. अभी देखेंगे बच्चों अनिश्चयवाचक. तो जिस सर्वनाम के उपयोग से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है. जैसे दरवाजे के पीछे कोई है, तो कोई है इसका मतलब क्या होगा? कोई है, हमें पता है क्या? पता है हमें कोई है कि नहीं? नहीं. पर्टिकुलर व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति नहीं पता होता, इसलिए हम कहते हैं कि कोई है. दाल में कुछ काला है, कुछ काला है, ये नहीं पता कि क्या है, कुछ तो है, ऐसा बोलते हैं हम लोग. अभी देखेंगे निजवाचक सर्वनाम. तो जिस सर्वनाम का उपयोग अपनेपन के लिए किया जाता है, यानी मैं अपना, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, स्वयं. तो ये जो है निजवाचक, यानी मैं खुद करती हूँ, खुद. ये मैंने ये कविता जो है वो खुद लिखी है. तो जो अपनेपन के लिए किया जाता है, अपने आप के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम. उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम. प्रश्न से, तो प्रश्न नाम से ही आपको पता चल जाता है ना कि इसमें क्या होगा, प्रश्न पूछा होगा. तो जिस सर्वनाम का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे सीमा कितने बजे आएगी, ये कुर्ता कैसा है, तो इसमें प्रश्न पूछा गया है तो उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है. अब यह संबंधवाचक. संबंध, इस शब्द से ही आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या होगा, संबंध है. जिस सर्वनाम का उपयोग एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे बोया वैसे. टीचर माइक बंद हुआ. तुमचा माइक बंद आहे. तीसरा टॉपिक, तीसरा सारे शब्द का तीसरा भेद देखेंगे, वह है विशेषण. तो विशेषण मतलब क्या? तो विशेषण क्या किसी को पता है बच्चों विशेषण का अर्थ? संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष बातें बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. बहुत ही अच्छा. संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष बातें बताने वाले. जैसे हम कहेंगे कि राम अच्छा लड़का है. राम कैसा लड़का है? राम अच्छा लड़का है. मेरा घर बड़ा है. तो ये किसी भी संज्ञा या सर्वनाम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी सर्वनाम के बारे में विशेष बातें बता रहे हैं, उसके गुण या कुछ भी बता रहे हैं, तो उसे हम विशेषण कहा जाता है. अभी विशेषण के हम प्रकार देखेंगे.
ये आप सबको हो गया है, मुझे पता है, 5वीं 6ठी क्लास में आपने सब पढ़े हो बच्चों, पर इसके जो प्रकार है हम आज विस्तारित रूप से देख रहे हैं। अभी देखो विशेषण के प्रकार कितने हैं। एक पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अभी देखो सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक। तो गुणवाचक से ही पता चलता है, गुण से ही पता चलता है कि इसमें क्या होगा। गुण, दोष, रंग, आकार, इनके बारे में विशेषता बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहा गया है। जैसे गुण देखेंगे, एक काला कौवा है, ये हो गया इसका रंग। पूनम की रात चांद गोल दिखता है, इसका आकार हो गया। कन्हैया नटखट है, इसके गुण हो गए। तो ये सारे जो है जिस विशेषण की वजह से हमें गुण, दोष, रंग, आकार, इनके बारे में पता चलता है, तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक में ही पता चल जाता है कि यह क्या है, संख्या के बारे में विशेषता बताया था। जैसे मेरे पास 5 रुपए है, मैंने इस किताब के 10 पन्ने पढ़े, इसमें 5 और 10 यह है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार है, जैसे निश्चित और अनिश्चित। जैसे हमने सर्वनाम में देखे निश्चित और अनिश्चित, ऐसा ही इसमें विशेषण में भी है निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम हो गया है, इसमें विशेषण है, यहाँ पर हमें निश्चित संख्या मालूम होती है, जैसे मेरे पास 5 रुपए है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपको मालूम नहीं होती, मेरे पास कुछ पैसे है, कुछ ही पैसे है, ज्यादा पैसे नहीं, कुछ पैसे है, ऐसा इसमें पता चलता है। अभी हम परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे। जैसे परिमाण यानी परिणाम नहीं है, परिणाम का मतलब होता है बदल होता है, और यहाँ पर ये परिमाण यानी मापतोल, जिसमें मापतोल के बारे में पता चलता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे माँ ने 1 लीटर दूध लाया, पिताजी ने 1 ग्राम सोने का सिक्का बनाया। तो ये सब परिमाणवाचक है। अगर हम लोग दुकान में जाएंगे तो कहा जाता है कि मुझे 1 किलो चावल दे दो, तो वह हम परिमाणवाचक विशेषण का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। जैसे वह किताब, यहाँ पर जो सर्वनाम होता है वही विशेषण होता है। जैसे वह किताब राम की है, तो वह, मुझे यह घर पसंद आया, तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। अभी देखेंगे क्रिया। क्रिया पता है बच्चों आपको? क्रिया इसको मराठी में हम क्रियापद बोलते हैं। क्रियापद म्हणजे काय? क्रिया क्रिया करने, ये लिखना पढ़ना जिसको हाँ, क्रिया बोलते हैं। क्रिया जो करने, हमारे, हाँ, जिससे क्रिया का बोध होता है। तो क्रिया मतलब क्या? तो जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम पत्र पढ़ रहा है, बंदर कूद रहा है। अगर समझो यहाँ पर है नहीं रहेगा, तो यह कार्य होगा क्या? नहीं, नहीं। हाँ, तो हमें इस कार्य का बोध नहीं पता चलेगा, तो इसलिए कहा गया है कि जो शब्द से हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। राम पत्र पढ़ रहा है, बंदर कूद रहा है। अब क्रिया के 2 भेद होते हैं, जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो बच्चों देखो, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया में कर्म होता है। मैं बताने वाली हूँ आपकी कि कर्म क्या होता है। जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, आम जो है यह कर्म है, जिस पर क्रिया हो रही है उसे कर्म कहा जाता है। और राम आम खाता है, यदि मैं बोलूंगी कि आम राम खाता है, तो क्या खाता है, ऐसा पूछेंगे कि नहीं हम? हाँ कि क्या खाता है? आम के बिना यह जो क्रिया है होगी क्या? पूरी नहीं होगी ना। हाँ, तो इसलिए राम आम खाता है, तो इसमें कर्म का होना आवश्यक होता है, इसलिए हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, मीना ग्रंथ पढ़ती है, किसान फसल काट रहा है, तो यह जो है वो सकर्मक क्रिया होती है। अभी देखेंगे हम बच्चों अकर्मक क्रिया। इसमें देखो कर्म होता ही नहीं है। जैसे राम सो गया, सो गया तो सो गया, हम पूछेंगे थोड़ी ना कि क्या क्या सो गया, क्या सो गया पूछेंगे? नहीं, इसमें कर्म नहीं होता। विजय हंस रहा है, रमेश गिर गया। तो जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें कर्म होता है उसमें
सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे एक ट्रिक बता रही हूँ बच्चों, जैसे इसमें है देखो, साहिल ने पत्र लिखा, तो अगर हम पूछेंगे कि कौन कौन पत्र लिख रहा है तो हमें कर्ता मिल जाएगा। जैसे साहिल है, यह है कर्ता है, और कर्म अगर हमको जानना है तो हम क्या पूछेंगे, क्या लिखा, साहिल ने क्या लिखा, तो हमें क्या आंसर मिलता है, पत्र लिखा। तो साहिल ने पत्र लिखा, तो पत्र यहाँ पर कर्म है और साहिल जो है वह कर्ता है। तो अभी बच्चों देखो, हाँ देखो बच्चों, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले विकारी शब्द पढ़ा है और अविकारी शब्द। शब्द के कितने भेद है, दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में हम लोगों ने 4 भेद देखे हैं, जो है नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द के 4 भेद हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो विकारी शब्द के हम लोगों ने सबके एक एक प्रकार, सबके प्रकार देखे हैं अलग अलग। तो उसमें है संज्ञा के प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और सर्वनाम के हम लोगों ने प्रकार देखे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम लोगों ने देखे विशेषण, जैसे गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद हमने देखा क्रिया। क्रिया के 2 प्रकार है, एक होता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो यह हमने पढ़ा है आज। तो इसके ऊपर 1-2 प्रश्न पूछने जा रही है, वो आपको उसके आंसर मुझे देना है। ठीक है, मैं वापस स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। अभी हमारा वर्ग कार्य है बच्चों। हाँ देखो, चित्र को ध्यान से देखकर खाली स्थान भरो। अभी देखो, यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ हाँ, तो इसमें हमें खाली स्थान भरना है। देखो, आकाश में 3 क्या होगा, पंछी पंछी है, वेरी गुड। अभी देखो, चित्र में का एक पेड़ है, किसका पेड़ है ये, आम का आम का पेड़ है। पेड़ के पास एक रखी है, क्या रखी है बच्चों, बकरी क्या है ये, बेंच बेंच बेंच। इसमें से ढूंढना है ना आपको, बेंच। सूरज के पीछे छिप गया है, सूरज किसके पीछे छिप गया है, बादल वेरी गुड वेरी गुड। घर में 3 नीले रंग की है, क्या है 3 नीले रंग की, चित्र में घास खा रही है, कौन घास खा रही है बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। अभी नेक्स्ट देखेंगे, सर्वनाम शब्द छांटकर गोला करो। हाँ, अभी देखो, राम, तुम, मकान, परिवार, इसमें से सर्वनाम कौन सा है बेटा, तुम राम उसके बाद देखो, फूल, मैं, टेबल, खाना, इसमें कौन सा है सर्वनाम, अभी देखो, कमल, कोई, शाम, चांद, इसमें सर्वनाम कौन सा है, कोई। बहुत ही अच्छा, इसका अर्थ है आपको समझ में आया। हम, सूर्य, फूल, बाजार, इसमें हम। रात, वह, सुबह, कल, वह। आपका, यह, रास्ता, नया, यह सर्वनाम है। आपका भी है, इसमें आपका भी एक सर्वनाम है। हाँ। अभी देखो बच्चों, चित्र के लिए सही शब्द विशेषण चुनना है आपको। ये जो शब्द दिए हैं, बूढ़ी, काला, ऊंचा, सुंदर, मीठा, गर्म, नरम, हरा, तो इसमें आपको शब्द चुनना है। ठीक है, अभी देखो, ये कौन है बेटा, इसके लिए कौन सा शब्द आएगा, बूढ़ी औरत। हाँ, ये दूसरा, इसके लिए कौन सा विशेषण आएगा, मीठा केक Yes. अभी ये देखो बच्चों, ये सुंदर औरत। अभी ये देखो, ऊंचा पेड़ पेड़। हाँ, और ये बेटा, काला काला सांप।
हाँ, अब ये नरम टेडी बियर, हाँ खिलौना। और ये गरम गरम चाय। और ये हरा हाँ हरा। सुंदर पक्षी, सुंदर पंछी। गृह कार्य है, ये आपको गृह कार्य करना है। देखो ये जो शब्द है, निम्नलिखित क्रिया शब्द में से एक एक शब्द, एक एक वाक्य बनाइए। जैसे ये क्रिया दी गई है बच्चों आपको, ये इसका स्क्रीनशॉट निकालो आप लोग। खेलना, रोना, सोना, पढ़ना और तैरना, इसके आपको एक एक वाक्य बनाना है और अगली तासिका में मुझे बताना है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप लोग। टीचर में निकाला। हाँ निकालो, ओके। इसके बाद और एक गृह कार्य है, ये आपके बुक में, आपकी हिंदी की बुक में पेज नंबर 25 पर है बच्चों। अभ्यास करके, अभ्यास 1 करके इसमें एक चित्र दिया है और इसमें देखो, चित्र देखकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन शब्द के भेदों के आधार पर उचित वाक्य बनाओ और तालिका में शब्द लिखो। तो इसमें आपको इस चित्र में देखकर एक वाक्य भी बना, जैसे कोई एक वाक्य बताओ तो मुझे, जिसमें संज्ञा भी हो, सर्वनाम भी हो, विशेषण भी हो और क्रिया भी हो। इसी चित्र को देखकर बताना है। एक लड़का बूढ़े अंकल को पानी पिलाते हुए बोल रहा है कि आप काम करो। आम के पेड़ के ऊपर 4 पंछी बैठे हैं। हाँ हाँ, आम वेरी के गुड। पेड़, आम ऊपर के चार एक पंछी लड़का अपने पेड़ के ऊपर सुंदर पंछी बैठे हैं, आम खाने के लिए बोल रहा है। हाँ बच्चों, इसमें संज्ञा होगा आम, लड़की, है ना। उसके बाद सर्वनाम वह, ऐसा ही हो सकता है। विशेषण सुंदर होगा, पका हुआ आम होगा, पीले रंग की शर्ट होगी, गुलाबी रंग की फ्रॉक होगी, बूढ़े अंकल होंगे। यह विशेषण हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके बुक में दिया है, पेज नंबर 25 देखना। और क्रिया शब्द है, खेल रहे, पानी पिला रहे, उड़ रहे हैं, बैठे हैं, आम खा रही है। हाँ, तो बच्चों अभी आपको यदि कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे इसके बारे में, आपको समझ में आया बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। हाँ टीचर। हाँ, और उसके प्रकार। हाँ टीचर। हाँ, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछना है बेटा किसी को? नहीं। तो और भाषा में हम लोग नहीं रिवीजन। टीचर। संज्ञा अर्थात क्या होता है? नाम किसी भी संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, स्थल और वस्तु का नाम, इसे संज्ञा बोलते हैं। बहुत ही अच्छा। अभी विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषण मतलब किसी वस्तु का रूप, रंग, आकार, आकार में बताया जाता है, उसे विशेषण बोलते हैं। हाँ, और जिस शब्द में विशिष्टता होती है उसे विशेषण कहते हैं। हाँ, तो उसे अभी मैं एक, हाँ, और क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया चालू रहती है, हम क्रिया करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। तो अभी मुझे एक मैं वाक्य बता रही हूँ आपको, तो उससे आपको बताना है कि उसमें नाम कौन सा है, सर्वनाम कौन सा है, विशेषण कौन सा है और क्रिया कौन सी है। पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई है, वह पका हुआ आम खा रही है। किसमें बोलो? नाम लड़की, नाम पेड़ और लड़की। आम खा रही है, पेड़ और लड़की। क्या खा रही है? खा रही है, लड़की आम खा रही है। है, बैठी है। और विशेषण बच्चों? पका पका हुआ आम खा रही है। और अभी मुझे कोई भी एक विशेषण का वाक्य बताओ बच्चों। वो बहुत सुंदर लड़की है। हाँ, वह बहुत सुंदर लड़की है। और मुझे अभी सर्वनाम का वाक्य बताओ।
वो लड़का गिर गया है। वह लड़का वो गिर गया है। लड़की बहुत ही खड़ी अच्छा। है। उसने पूरे वह आम लड़की खाए। खड़ी है। हाँ, उसने पूरे आम खाए। बहुत ही अच्छा बच्चों। तो अभी देखो हमारा क्लास यही खत्म होता है। आज की जो हमारी तासिका है वह यही खत्म होती है। अगली तासिका में हम अविकारी शब्द देखेंगे जो कि हमारे क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुद्र वाचक और विस्मय आदि बोधक है। धन्यवाद बच्चों।